नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों के बीच फिर हाजिर हूँ। आपका अपना दिनेश कार समर्पित। और मुझे किन्हीं साथियों ने व्यक्तिगत कॉल करके बोला है कि सर BSTC का सिलेबस हमें व्हाट्सअप ग्रुप से मिल रहा है, यूट्यूब पे मिल रहा है, फेसबुक पे मिल रहा है, लेकिन वो मिल नहीं रहा जो मिलना चाहिए। वहाँ पर जो सिलेबस दिया गया है बहुत शॉर्ट में दिया गया है। जो नोटिफिकेशन से मिला है, जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से हमें जो मिला है वहाँ पर भी बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है। तो कन्फ्यूजन हो रहा है सर किस तरह से अपन पढ़े हैं। तो चलिए साथियों, मैं आपकी समस्या का समाधान करने के लिए खुद प्रकट हुआ हूँ। प्रकट का मतलब आप लोगों के बीच हाजिर हुआ हूँ और सिलेबस की बात कर लेता हूँ आप लोगों से कि किस तरह से अपन को क्या क्या पढ़ना है। साथियों, सबसे पहले सफलता की कुंजी जो है अपनी मेहनत है, और मेहनत सार्थक रूप से मेहनत होनी चाहिए। देखिए, मेहनत सब करते हैं, लेकिन मेहनत करने का एक तरीका होता है। वो तरीका अगर अपने पास है, मेहनत करने का राइट वे अपने पास है, तो अपन फिर वहाँ पर सक्सेस होने के चांसेस अपने बढ़ जाते हैं। तो किस तरह से सही मेहनत करनी है, जितना मैं जानता हूँ, जितनी मेरी समझ है, वहाँ तक मैं आप लोगों को पूरी तरह से गाइड करने का प्रयास करूँगा कि आप लोग किस तरह से स्टडी करें ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए और आप लोग हमारी कैटेगरी में आ जाएँ और आप और हम मिलकर के राष्ट्र निर्माण में सहयोग दे सकें। चलिए साथियों, सिलेबस की मैंने बात की थी पहले भी, फिर मैं कर देता हूँ यहाँ पर बिल्कुल रिकेप के रूप में आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर। एक तो अपना विषय है जीके, जो राजस्थान जीके आप जिसे बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर रीजनिंग या फिर मेंटल एबिलिटीज जिसे बोलते हैं आप, मेंटिंग वो आ जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज आ जाती हैं, जो अपनी लैंग्वेजेस हैं। यहाँ पर आपको लैंग्वेज 3 मिलती हैं। चलिए मैं तीनों बता देता हूँ। पहली लैंग्वेज अपन को मिलेगी यहाँ पर इंग्लिश, दूसरी मिलती है अपन को हिंदी, और थर्ड मिलती है अपन को संस्कृत। चलो मैं लिख देता हूँ संस्कृत। चलिए साथियों, अपने पास सब्जेक्ट कितने हो गए? जीके हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड है, मेंटल एबिलिटी है, लैंग्वेजेस हैं। लैंग्वेज में इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है। तो यहाँ पर जो इंग्लिश है वो सभी के लिए कंपलसरी है, अनिवार्य है, लेकिन हिंदी और संस्कृत जो हैं ये अथवा में है। हिंदी और संस्कृत क्या है? अथवा में है। अथवा में किन के लिए है? हिंदी उन्हीं साथियों के लिए है जो हिंदी से बढ़ते हैं, संस्कृत उन्हीं के लिए जो संस्कृत से बढ़ते हैं। सर संस्कृत से कौन बढ़ते हैं, हिंदी से कौन बढ़ते हैं? संस्कृत से वो लोग भरेंगे जिनके 12वीं में संस्कृत है, या तो 12वीं में संस्कृत है या फिर संस्कृत माध्यम से 12वीं है। बात नोटिस कर लेना, या तो जिनके 12वीं में संस्कृत है, संस्कृत साहित्य, या फिर जिनके 12वीं कक्षा ही माध्यम से हुई है, संस्कृत माध्यम से हुई है, वही लोग संस्कृत से भर सकते हैं। बाकी अगर आप साइंस वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, या आर्ट्स में आपके संस्कृत नहीं है, तो आप हिंदी वाले कहलाएंगे। तो जो हिंदी वाले साथी हैं उनको हिंदी करनी है, संस्कृत वाले साथी हैं उनको संस्कृत करनी है। वेटेज की बात कर लेता हूँ। 50 प्रश्न आपको जीके के मिलते हैं, 50 प्रश्न टीचिंग एप्टीट्यूड के मिलते हैं, 50 आपको मेंटल एबिलिटी के मिलते हैं, और 50 प्रश्न लैंग्वेजेस के मिलते हैं। लैंग्वेजेस में अब देखिए 2 तत्वा में हो ही गई, तो इंग्लिश के मिलेंगे 20 और संस्कृत या हिंदी के मिलेंगे 30। 30 और 20 मिलके कितने हो जाते हैं? 50 हो जाते हैं। आप जानते हैं एक प्रश्न का वेटेज 3 नंबर है, तो 150 नंबर की जीके हो गई, 3 है 150 नंबर की टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, उसके बाद 3 है तो 150 नंबर का अपना मेंटल हो गया, और 150 नंबर की भाषाएं हो गई। देखिए, यानी अपना जो एक 600 नंबर का जो पेपर होगा उसको अपन ने 4 भाग में डिवाइड कर दिया। 4 भाग में डिवाइड कर दिया। पहला भाग है जीके का, दूसरा है अपना मेंटल मान लो, टीचिंग एप्टीट्यूड का मान लो, और तीसरा है अपना मेंटल का, और चौथा है अपना लैंग्वेजेस का। फिर भी विद्यार्थी अपनी तैयारी का 50% जीके को देते हैं, जबकि उनको पता है जीके 50% नहीं होकर के 25% है, केवल 25% है। तो हमें अगर सफलता पानी है, सक्सेस होना है, तो हमें जीके को 25% ही देना है, बाकी 75% इन तीनों को देना है। भाई अपन 4 भाई हैं, एक माता के 4 पुत्र हैं, एक पिता के 4 पुत्र हैं। अगर किसी भाई का हिस्सा मार लो उसको बुरा नहीं लगेगा क्या? जी हाँ, इनको ही बुरा लगता है। जितना समय आप जीके में वेस्ट करते हो उतना समय अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड में दे सकते हो, मेंटल में दे सकते हो, लैंग्वेज में दे सकते हो, तो यहाँ पर आप 95% क्वेश्चंस को सही करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, सही कर सकते हो। लेकिन होता क्या है, अपन से कोई कहता नहीं है कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, अरे जीके पढ़ सर, ये जीके पढ़ सर, जीके पढ़, अरे जीके तो पढ़नी है, लेकिन जीके का वेटेज देखिए यहाँ पर, जीके केवल 25% है, तो जीके को उतना ही टाइम दे जितना वो प्रतिशत रखती हैं। तो अगर आप इसको 1 घंटे दे रहे हो तो सबको 1-1 घंटे देने की आवश्यकता है, इसको 2 घंटे दे रहे हो तो सबको 2-2 घंटे देने की आवश्यकता है।
तैयारी जो करनी होती है अपन को किसी एक सब्जेक्ट के आधार पर अपन मेरिट नहीं लाते। साइंस के मेरे ऐसे साथी हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने साइंस में 100 नंबर हैं, विज्ञान में 100 हैं, गणित में 100 हैं, इंग्लिश में 13 नंबर हैं, सप्लीमेंट्री है 12th में। क्यों है? क्योंकि वो दीवाने थे। किनके? 100 नंबर के। परसेंट उनकी गिर के कहाँ गई, आप आकलन कर सकते हो। तो साथियों, सफलता का मूल मंत्र यही है, जितने भी सब्जेक्ट अपने सिलेबस में दिए गए हैं उन सब सब्जेक्ट को आप बराबर वेटेज देंगे, बराबर वेटेज ही आपको बराबर सफलता दिलाएगा। नहीं तो फिर बहुत से बच्चे कहते हैं सर मैं 1 नंबर से रह गया था, वो क्या है ना मैं आधे नंबर से रह गया था। तो वो क्या है ना 1 नंबर से 2 नंबर से रहने का कारण यही है कि अपन सही तरह से समय का मैनेजमेंट नहीं कर पाते, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। तो आप ध्यान रख लें इस चीज़ को। सबसे पहले तो अपन को क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, किस प्रकार से किस विषय को पढ़ना है, किस तरह से अपन को किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, किसको कितना समय देना है। साथ ही साथ पढ़ाई सब करते हैं, हावर सब निकालते हैं, सर मैं 10 घंटे पढ़ने वाला हूँ, सर मैं 12 घंटे पढ़ता हूँ, अरे सर मैं तो 18 घंटे पढ़ता हूँ। जी हाँ, पढ़ने का एक टाइम होता है, उस समय की मैं बात कर लेता हूँ आप लोगों से कि किस समय पढ़ना चाहिए। जब आपका मन करे तभी पढ़ें, दबाव में आकर न पढ़ें। छोरा पढ़ रहे किताब लेके बैठ जा, ध्यान पता नहीं कहाँ जा रहा। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी पढ़ें जहाँ तक आप उसे याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं तो समझने का प्रयास करें। तीसरी चीज़, जब आप लेखन कार्य करते हैं, लिखने का काम करते हैं, उसे पढ़ने में नहीं गिना जाता। हमारे गुरुजी हमसे पूछते थे पहले, बोल बेटा कितने घंटे पढ़ा, हम बोलते सर 4 घंटे। चल बताइए, सुना सर मैंने 3-3.5 घंटे तक तो मैंने प्रश्न उत्तर ही किए थे। तो कहते हैं सर आधा घंटा ही पढ़े आप। बेटा आप आधा घंटे पढ़े हो। तो पढ़ाई किसे कहते हैं, जिसे आप याद करते हैं या कुछ सीख पाते हैं। ये भी चलिए साथियों, सिलेबस की बात कर लेते हैं। मैं बात कर रहा था आप लोगों के बीच यहाँ पर जीके की, राजस्थान जीके के जो टॉपिक हैं वो यहाँ पर मैंने दे दिए पूरे के पूरे। टीचिंग एप्टीट्यूड के जो टॉपिक हैं वो सारे के सारे मैंने दे दिए आप लोगों को यहाँ पर। तो इनको एक बार समझ लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं किस तरह से इनको समझना है। देखिए इधर से समझाता हूँ मैं आपको। पहला टॉपिक दिया गया है हिस्टोरिकल एसेप्ट्स, यानी इतिहास से जुड़ी हुई जितनी भी घटनाएं, जितने तथ्य हैं, जितने प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों से बात की गई यहाँ पर। यानी जो अपने राजस्थान का जो इतिहास रहा है, पुराना इतिहास, नया इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, जितना भी इतिहास है उस इतिहास की बात यहाँ पर की गई है। उनमें से कहीं से प्रश्न आ सकते हैं, कोई क्लियर टॉपिक नहीं दिया हुआ है। साथ ही पॉलिटिकल की बात करेंगे तो पॉलिटिकल जो दिया हुआ है, जो पॉलिटिकल दिया हुआ है उस पॉलिटिकल में भी पॉलिटिकल से जुड़े जितने भी प्रश्न हैं सारे आ सकते हैं। संसद आ सकती है, राष्ट्रपति आ सकता है, राज्यपाल आ सकता है, मुख्यमंत्री आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, उसमें कोई क्लियर नहीं दिया हुआ है। साथ ही आर्ट एंड कल्चर की बात की जाएगी तो हमारी जो कलाएं हैं, राजस्थान की जितनी भी कलाएं हैं, हस्तशिल्प हैं, साड़ी बनाना है, बुनना है, उसके बाद बहुत सारी क्राफ्टिंग है, सारी जितनी भी आती हैं सारी की सारी इसमें आ जाएंगी। कल्चर जो अपनी जुड़ी हुई है, संस्कृति जो अपनी सारी की सारी, अपना पहनावा वगैरह हैं, जो अपने पहनावे के साथ साथ जो अपने क्या कहते हैं आभूषण वगैरह आ जाते हैं, वो सारी चीज़ इसमें आ जाती हैं। अपने लोक नृत्य, लोकगीत, संगीत वगैरह इसमें आ जाते हैं कल्चर में सारे के सारे। इकोनॉमिक एसेप्ट जो हैं अपने त्यौहार इसमें आ जाएंगे, सारे के सारे त्यौहार पर्व आ जाएंगे इसमें। इकोनॉमिक एसेप्ट जो हैं आर्थिक जो तथ्य हैं, अर्थव्यवस्था जो है, अपनी अर्थशास्त्र से जुड़ी जानकारी हैं, वो सारी की सारी यहाँ पर आ जाती हैं कि कौन सी योजनाएं लागू हुई हैं, कौन सी, जैसे यहाँ पीएम आवास योजना, जितनी राजस्थान की योजनाएं हैं जो राजस्थान में कारगर हैं। यहाँ पर भारत की योजनाएं अगर राजस्थान में है पीएम आवास योजना तो आएगी इसमें। राजस्थान में जितनी भी आर्थिक योजनाएं जो लोगों को बेनिफिट दे सकती हैं वो सारी की सारी। ज्योग्राफिकल एसेप्ट हैं, यानी भौगोलिक, जो भूगोल से जुड़े हुए जितने भी तथ्य हैं, ज़्यादातर भूगोल का पार्ट होता है, उसके बाद हिस्ट्री का पार्ट होता है, इनके पार्ट कम आते हैं, वो बातें बताऊंगा आप लोगों को मैं। ज्योग्राफिकल एसेप्ट जो हो जाते हैं, पूरी भूगोल हमारा आ जाती हैं। फोक लाइफ आ जाती है, अपना जो जनजीवन है, जो लोगों का जीवन है वो यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद कौन सी जनजाति यहाँ पर रहती हैं, कौन से पहाड़ी क्षेत्र में ज़्यादा जनसंख्या रहती है, कहाँ पर कम रहते हैं, वो सारी यहाँ पर आ जाती हैं। सोशल एसेप्ट आ जाते हैं, समाज की जो अपनी जानकारी होती है, पूरी की पूरी समाज की जो कुरीतियाँ, प्रथा वगैरह सारी वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। लिटरेचर एसेप्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर जो अपने साहित्य हैं, कौन सी पुस्तक किसने लिखी, कब लिखी, क्या चीज़ें हैं, कौन सी पुस्तक प्रसिद्ध हैं, ये चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। चलिए मैं बात करता हूँ हिस्ट्री की। जो बात है, बीएसटी में सर्वाधिक प्रश्न हिस्ट्री से आते हैं। हिस्ट्री और जो अपनी ज्योग्राफी हैं, इन दोनों के प्रश्न सर्वाधिक आपको सर्वाधिक देखने को मिलेंगे, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के। इनके प्रश्न आपको सर्वाधिक देखने को मिलेंगे, मतलब सर्वाधिक पढ़नी भी पड़ेगी अपन को। सर्वाधिक पढ़ेंगे कैसे सर, कहाँ मिलेगी पढ़ने को? 1 महीने का समय है। इस 1 महीने में आपको जितने भी ऑल एग्जाम रिव्यू हैं उसकी गाइड आपको मिल जाएगी, मार्केट से आप परचेज कर लें। अगर नहीं मिलती हैं तो फिर मुझे कॉल करें। ऑल एग्जाम रिव्यू की आपको मिल जाएंगी। मिलने के बाद उनको जितने भी प्रश्न आपको उनको एक बार पढ़ने का प्रयास करें जितना हो सके, और साथ ही साथ जो हैं जितने भी बीएसटीसी के पुराने एग्जाम हैं उनको आप रिवाइज करने का प्रयास करें। आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न आते हैं, इनसे बहुत कम प्रश्न आते हैं, लेकिन पढ़ना जरूरी है। देखो
अपन इम्पोर्टेंस किसी का भी कम नहीं आंक सकते, क्योंकि कोई सा प्रश्न अपने सिलेक्शन का आधार बन सकता है। कुछ बच्चे कहते हैं ना सर मैं 1 नंबर से रह गया, वो 1 नंबर किसी से कहीं से भी आ सकता है। लिटरेरी की बात करें तो यहाँ पर अपन को एक बार पढ़ के देख लेना है कौन सी पुस्तक किसने लिखी, कौन कवि वगैरह जो फेमस हो ये देख लेना। फोक लाइफ की बात करें तो इसके प्रश्न ज़्यादातर आते हैं, ये क्या है ये क्या है, ऐसे करके छोटे छोटे प्रश्न इससे आते हैं। तो ये तो यहाँ पर हो जाता है, इसको मैं आपको और डीपली बता दूंगा आगे चल के। अपन टीचिंग एप्टीट्यूड की बात कर लेते हैं, तो इधर से देखते हैं अपन इनको। टीचिंग एप्टीट्यूड जो है यहाँ पर एक चीज़ अपन को देखने को मिलती है, यहाँ पर और यहाँ पर। जब जीके की बात करेंगे यहाँ पर एक प्रश्न होगा वो 3 नंबर का होगा, यानी एक प्रश्न की वैल्यू 3 नंबर। अगर आपने प्रश्न सही किया तो आपको 3 नंबर मिलते हैं, अगर आपने गलत किया तो आपको 0 नंबर मिलते हैं, यानी कुछ नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड की अपन बात करेंगे तो यहाँ पर भी प्रश्न वही, एक प्रश्न 3 नंबर का होता है, लेकिन इसके चारों ऑप्शन 4 प्रकार के होते हैं। वो क्लियर करता हूँ पहले मैं। अगर आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है तो आपको 3 नंबर मिलते हैं, अगर आपने लगभग में आंसर दिया है तो आपको 2 नंबर मिलते हैं, लेकिन आपने ऐसा आंसर दिया है जो ज़्यादा सही तो नहीं है लेकिन गलत भी नहीं है तो आपको यहाँ पर 1 नंबर मिलता है। लेकिन आपने ऐसा ही जवाब दे दिया जो बिल्कुल ही गलत है तो तब जा कर के आपको यहाँ पर 0 नंबर मिलते हैं। साथियों, अपनी जो परसेंटेज है, अपनी जो मेरिट है उसको इंक्रीज करने का सबसे बड़ा ऑप्शन अपन को टीचिंग एप्टीट्यूड से मिलता है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो शिक्षण अभिक्षमता है, अपनी शिक्षण अभिरुचि जो है उसमें जो प्रश्न आते हैं, अगर आपका उत्तर बिल्कुल सही है तो आपको कितने नंबर मिलते हैं? 3 नंबर मिलते हैं। अगर आपका उत्तर थोड़ा सा गलत है तो आपको कितने नंबर मिलते हैं? 2 नंबर मिलते हैं। लेकिन आपने ऐसा ऑप्शन लगा दिया तो न तो गलत है न ज़्यादा सही, लेकिन गलत नहीं कह सकते उसे, तो उसका मिलता आपको 1 नंबर, और बिल्कुल ही गलत लगा दिया तो मिलेगा आपको 0 नंबर। 4 ऑप्शन मिलते हैं, उनमें एक बिल्कुल सही होता है, एक थोड़ा सही होता है, एक उससे कम सही होता है और एक बिल्कुल गलत होता है। तो साथियों, इसमें 0 नंबर आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो अपने सिलेक्शन का आधार ये बन जाती है। टीचिंग, इसके टॉपिक कौन कौन से हैं वो देख लें आप। टीचिंग लर्निंग यानी शिक्षण अधिगम। आप कल्पना करें विदाउट ट्रेनिंग के, वो आप अभी कोई ट्रेनिंग आपको मिली नहीं है। आप कल्पना करें कि आप एक मास्टर हो, एक अध्यापक हो, अब आप कक्षा में पढ़ा रहे हो, पढ़ाने के बाद आपको जो कक्षा की परिस्थितियां होती है उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप बिना ट्रेनिंग के किस तरह से उनको हैंडल कर सकते हैं? आप एक कक्षा में बैठे हैं, एक बच्चा है जो बार बार मस्ती कर रहा है, आपने उसको डांट दिया, उसकी मम्मी आ गई आपसे कुछ कह रही, तो आप उसको क्या जवाब देंगे? फिर यहाँ पर 4 ऑप्शन होंगे, ये। अगर आपने सही जवाब दिया, आपने उसको कन्विंस कर लिया तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर आपने कह दिया थप्पड़ मार के भगा देंगे छोरे की मम्मी को, तो 0 नंबर मिल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। तो शिक्षण अधिगम वाला ये होता है। साथ ही साथ लीडरशिप क्वालिटी कैसी है आपकी, नेतृत्व क्षमता कैसी है आपकी। क्लास में जो बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, 500 बच्चे, जो भी क्लास में आपके बैठे हुए हैं, 10 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, उनके लीडर आप हो। उन्हें आपको किस तरह से गाइड करना है, आप उन्हें किस तरह से गाइड करोगे कि बच्चे मस्ती न करें, आप जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ने का प्रयास करें, जो सिखा रहे हैं उसको सीखने का प्रयास करें, क्लास में डिसिप्लिन बना रहे। ये जो लीडर क्षमता है अपन को, उनका नेतृत्व करने की क्षमता है अपने अंदर कितनी है विदाउट ट्रेनिंग के। पहले पूछा जा रहा है, कोई ट्रेनिंग नहीं मिली आप लोगों को, अभी आप 12वीं पास करके आए हो, फिर भी आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पर आंका जाता है कि आप टीचर बनने के लायक हो या नहीं हो। मेरे शब्दों को बुरा न ले, हकीकत यही है, लेकिन इसी मकसद के लिए दिया जाता है कि आपके अंदर लीडरशिप के गुण है या नहीं है, शिक्षक बनने के गुण है या नहीं है। क्योंकि अच्छा नेतृत्व करता नेता होता है, उसी प्रकार शिक्षक भी बच्चों का नेता होता है। लीडरशिप से प्रश्न यहाँ पर आ जाएंगे। क्रिएटिविटी तो कॉन्टिनेंस होते हैं, यहाँ पर आ जाएंगी कि आप कक्षा में ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट करें, ऐसा माहौल क्रिएट करें कि बच्चे नहीं पढ़ना चाह रहे फिर भी पढ़ने लग जाएं। आप कक्षा में बच्चों को ऐसा माहौल दें कि बच्चे नहीं पढ़ रहे, मन नहीं है पढ़ने का, उब गए पढ़ते पढ़ते, फिर भी वो पढ़ने को तैयार हो जाए। एक तरीका पहले होता था, मोहन खड़ा हो जा, किताब पढ़, ऐसे ऐसे होता है, बच्चों को प्रश्न उत्तर करके ले आना। आजकल के टीचर जो डांस करके पढ़ाते हैं, कोई बोल के पढ़ाते हैं, कोई कैसे पढ़ाते हैं, कोई नाच के पढ़ाते हैं, कुछ बच्चों के साथ बच्चे बन के पढ़ाते हैं। तो आपकी क्रिएटिविटी की क्षमता कितनी है, आपके निर्माण करने की क्षमता कितनी है, आप परिस्थितियों को समझकर अपने आप को और बच्चों को उसमें ढाल सकते हो या नहीं, ये चीज़ यहाँ पर चेक की जाती हैं, जो आपको ट्रेनिंग में जब आप BSc करेंगे बहुत अच्छे से क्लियर कर दी जाएंगी। लेकिन ये आपके अंदर पहले कितनी है वो चेक की जाती हैं। कॉम्प्रहेंसिव एवल्यूएशन जो है, आप यहाँ पर समग्र मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं, आप उनका आकलन कैसे कर सकते हैं। एक बच्चे से आपने प्रश्न किया, बता बेटा तेरे पिताजी का नाम क्या है, वो कहता है गीताबाई। क्या पिता का नाम गीताबाई हो सकता है? उसने अपनी मम्मी का नाम बता दिया। तो आप उसका एवल कैसे करेंगे कि हाँ बच्चे ने
गलत जवाब दिया, या फिर ऐसे सोचेंगे कि यार बच्चे ने जवाब तो सही दिया लेकिन माता पिता में अंतर नहीं कर पा रहा इसलिए शायद दिया उसने, या फिर उसमें मम्मी और पापा एक ही को बोलता हो, या मम्मी पापा में अंतर नहीं कर पा रहा हो, या उसके पापा ही नहीं हो मम्मी हो। तो जो उसने आंसर दिया है गीता बाई, आपने प्रश्न किया उसके तुम्हारे पिता का नाम क्या है, उसने बोला गीता बाई, तो उसने जो प्रश्न दिया उसको आप किस वे से देखते हो, नेगेटिव देखते हो, पॉजिटिव देखते हो, या प्लस पॉइंट के रूप में देखते हो, या माइनस पॉइंट के रूप में देखते हो। ये चीज़ आपको कहाँ पर मिलती है, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में। आपका जो मूल्यांकन करने की क्षमता है, आपको उनको आंकने की क्षमता है, वो कैसी है, विदाउट ट्रेनिंग एंट्रेंस एग्जाम इसके बाद मिलेगी। जो कम्युनिकेशन स्किल जो है, आप किस तरह से बच्चों को पढ़ा सकते हो। कुछ अध्यापक होते हैं जो बोलते हैं हाँ तो बच्चों ऐसा होगा ये होगा, बच्चे कहते हैं तो कदेक जाओगे रे, होता है। कुछ मास्टर मेरी तरह बकबक करते हैं, अरे तेने बेचो खा गालो रे, कहाँ तक पढ़ाओगे रे जावने। कुछ मास्टर धीरे धीरे बोलते हैं, कुछ आराम से पढ़ाते हैं, भाई गज़ब पढ़ाओ यार, माठ साहब तो वही है भाई साहब, उन्हीं से पढ़ना है, कौन से वो आते हैं ना वो माठ साहब, ऐसे। ये चीज़ कहाँ पर आती है, कम्युनिकेशन स्किल पे। दूसरी चीज़, बहुत से मास्टर एक टॉपिक को 4 बार पढ़ा देते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता। बहुत से अध्यापक होते हैं जो 2 टॉपिक को 1 बार पढ़ाते हैं तब भी समझ में आ जाता है। तो आप कम्युनिकेशन किस प्रकार कर सकते हो, उनको किस तरह से अच्छा पढ़ा सकते हो, या आपके जो भाव हैं बच्चों तक किस प्रकार डिलीवर कर सकते हो, और बच्चों के भाव आप किस प्रकार एक्सेप्ट कर सकते हो, ये सारी की सारी चीज़ें किस में आती है, कम्युनिकेशन स्किल्स में आती हैं। ये आपके अंदर कितना है, विदाउट ट्रेनिंग क्या कहा जा रहा है। प्रोफेशनल एटीट्यूड जो है आपका, प्रोफेशनल का मतलब था आपका व्यवसाय की जो सोच है आपकी, शिक्षक के प्रति आपकी सोच क्या है, मास्टर का जो रोल है अच्छा है या बुरा है, सरकारी अध्यापक अच्छे होते हैं बुरे होते हैं, सरकारी स्कूल की परिस्थितियाँ अच्छी है बुरी हैं, शिक्षा देना अच्छी बात है, या मास्टर बनने के बाद आप समाज में अपने वर्चस्व किस प्रकार बनाओगे, या समाज के लोगों के सामने अपने आप को कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे या प्रेजेंट करोगे, ये प्रोफेशनल एप्टीट्यूड में आ जाता है। साथ ही साथ सोशल सेंसिटिव जो होती हैं, ये समाज के प्रति आपकी सोच को प्रदर्शित करती है। आप समाज के बारे में क्या सोचते हैं, समाज से आपने क्या सीखा, या समाज को आप क्या देना चाहते हैं, पूरी की पूरी बात यहाँ पर समाज में की जाएगी। साथियों, इनका हिंदी अनुवाद मैंने जो PDF भेजी है उस PDF में आप देख लें, अगर नहीं मिली है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर जाकर के आप उसको खोल सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगी पूरी की पूरी इनकी हिंदी, अगर किसी को समस्या है। बाकी साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि आप जितना हो सके इंग्लिश को यूज़ करें, हिंदी को छोड़े नहीं। मैं नहीं कहता हिंदी को छोड़ें, हिंदी को छोड़े नहीं, इंग्लिश को यूज़ करना सीखें, क्योंकि आजकल बाइलिंगुअल क्लासेस ज़्यादा चलती हैं तो आप उनको समझने में बेनिफिट होता है, क्योंकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे साथ में समझ लेते हैं। इसलिए एक बार फिर कह देता हूँ मैं आप लोगों से, टीचिंग लर्निंग जो है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर आपकी जो शिक्षण की क्षमता है किस तरह से आप पढ़ा सकते हैं वो यहाँ पर आ जाएगी। लीडरशिप, आप नेतृत्व किस प्रकार कर सकते हो वो चीज़ यहाँ पर आ जाती है। क्रिएटिविटी आ जाती है, आप किस तरह से परिस्थितियों के अनुकूल ढल सकते हो या परिस्थितियाँ तैयार कर सकते हो। बच्चे नहीं पढ़ना चाह रहे फिर भी आप पढ़ाने के लायक बना सकते हो, बच्चों को पसंद नहीं है फिर भी आप उनको पढ़ा सकते हो, आपसे पढ़ना चाहते हैं, ऐसी कंडीशन आप तैयार कर सकते हो। कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, आप कोई बच्चे ने उत्तर दिया उसका आप किस तरह से आंक सकते हो कि उसने सही दिया गलत दिया तो क्यों दिया, वो सारी यहाँ पर आ जाती हैं। कम्युनिकेशन, आप किस तरह से अच्छे से पढ़ा सकते हो या आपकी बात उन तक डिलीवर कर सकते हो, उनकी बात आप एक्सेप्ट कर सकते हो। प्रोफेशनल की बात करते हैं, आप शिक्षक के प्रति आपकी क्या सोच है, शिक्षण व्यवसाय जो है वो कैसा है, अच्छा है बुरा है गलत है, जो भी आप सोचते हैं वो प्रश्न यहाँ पर आएंगे। उसके साथ सोशल सेंसिटिविटी जो आएगी, समाज के प्रति आपकी सोच क्या है, समाज ने आपको नुकसान दिया, समाज ने आपको बेनिफिट दिया, समाज ने किया क्या आपके लिए, या आप समाज के लिए करना क्या चाहते हो, वो सारी चीज़ यहाँ पर आ जाती हैं। साथियों, जीके हो गई, ये हो गई। अब मैं एक चीज़ पढ़ाता हूँ आपको, टीचिंग एप्टीट्यूड जो है ये हो गया, जीके हो गई। मेंटल की बात अपन बाद में करेंगे, पहले मैं यहाँ पर जीके के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। जैसे मान लो कि जीके का आप कोई भी प्रश्न एक उठा लें, जैसे मैं प्रश्न ले लेता हूँ यहाँ से, चलिए। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, प्रश्न आप लोगों के बीच एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है। प्रश्न एक बार फिर सुने, राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है। आपको आंसर मिल गया कोटा। मैंने आपसे क्या बोला, जीके में ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना, जीके में जो ऑल एग्जाम रिव्यू वो पढ़नी है, जो पुराने प्रश्न है वो आपको रिपीट करने हैं। तो उन्हें सिलेक्शन का आधार किस प्रकार बनाएं या उन्हीं से सिलेक्शन किस प्रकार निकालें, तो वो तरीका बता रहा हूँ आपको, और ये बिल्कुल 100% कारगर सिद्ध होगा अगर आप मेहनत करते हैं तो। प्रश्न आप लोगों के बीच,
राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? आपको आंसर मिल गया कोटा संभाग। तो कुछ बच्चे हैं जो इसको इसी तरह से याद करेंगे कोटा संभाग के रूप में, कोटा संभाग। लेकिन आपको इस तरह से याद नहीं करना, आपको करना किस तरह से है? सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है तो सबसे कम नदियों वाला संभाग। देखो ये कितने प्रश्न निकल के आते हैं, सारे याद करने हैं आपको। सबसे कम नदियों वाला, सबसे कम नदियों वाला, एक प्रश्न तो आपको याद हो जाएगा। दूसरा है सर्वाधिक नदियों वाला, सर्वाधिक नदियों वाला जिला, कम नदियों वाला जिला, संभाग। जैसे ही संभाग का नाम आएगा, जैसे मान लो कि बीकानेर संभाग है अपना, जो बीकानेर संभाग है, इस बीकानेर संभाग में कितने जिले हैं? कोटा संभाग में कितने जिले हैं? ये संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं तो इसे शिक्षा नगरी भी शायद कहा जाता है। सर्वाधिक शिक्षा साक्षरता वाला जिला भी कोटा संभाग है। उसके बाद अपन बात करें औद्योगिक प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है, कोटा को जाना जाता है। यानी आप इस कोटा शब्द आपको जो मिल गया, कोटा संभाग जो मिल गया, इस कोटा संभाग से आप यहाँ पर साथियों 20 प्रश्न तैयार करेंगे। और 20 प्रश्न कौन से करेंगे? केवल ज्योग्राफी के करेंगे। किसके करेंगे? ज्योग्राफी के। हो सकता है इन 20 के साथ 5 प्रश्न जीके के उसके मिल जाए आपको, इतिहास के। कोटा का परकोटा सबसे बड़ा है, चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है कोटा। आपको पॉलिटिकल का भी मिल जाए कि यहाँ पर किसकी हत्या की गई थी 1857 क्रांति में। साथ ही साथ आपको कोई योजना मिल जाए कि यहाँ पर ये योजना लागू हुई है। तो जो आपको एक प्रश्न मिला, उस प्रश्न का जो आंसर मिला, उस आंसर से और उस प्रश्न से आपको कम से भी कम 20 प्रश्न निकालने हैं। कितने प्रश्न निकालने हैं? 20 निकालने हैं। अगर आप 20 प्रश्न निकालने का प्रयास करेंगे साथियों, मेरा दावा है कम से कम 5 तो निकाल पाओगे आप एक प्रश्न के। 5 प्रश्न तो निकाल पाओगे आप एक प्रश्न से। अगर आप एक प्रश्न से 5 प्रश्न निकालते हो, अगर आप 1000 प्रश्न पढ़ लेते हो मित्रों, तो आप लोग 5000 प्रश्न पढ़ लेते हो। क्या 5000 प्रश्नों में से 50 प्रश्नों में 50 प्रश्न आएंगे तो क्या आपके 45 प्रश्न या 40 प्रश्न नहीं मिलेंगे? 5000 प्रश्नों में से 40-45 प्रश्न नहीं मिलेंगे। और 40-45 में क्या आपको 40 प्रश्न नहीं आएंगे? 40 नहीं तो 35 ही आएंगे। 35 में से अपने 15 प्रश्न गलत हो गए तो सर ये 15 प्रश्न की जो कमी है वो कहाँ निकालेंगे? ये 15 प्रश्न की जो कमी है अपन कहाँ पर निकालेंगे? टीचिंग एप्टीट्यूड में निकालेंगे, मेंटल में निकालेंगे, हिंदी में निकालेंगे, इंग्लिश में निकालेंगे, क्योंकि वहाँ पर नंबर ज़्यादा हैं, सिलेबस कम है। नंबर ज़्यादा हैं, सिलेबस कम है। इसे बोलते हैं मैनेजमेंट। अगर आप इतिहास पढ़ना शुरू करते हो पूरा, भूगोल पढ़ना शुरू करते हो पूरी, पॉलिटिकल पढ़ना करते हो शुरू पूरी, तो आपको साल भर लग जाएगा, फिर भी पूरी याद नहीं हो पाएगी। तो साथियों मेरी तो ये एडवाइस है। मैं ये एडवाइस इसलिए दे रहा हूँ कि मैंने इस तरीके से पढ़ा था। बाकी लोगों की क्या सोच है वो उनके हिसाब से देखिए। कुछ कोचिंग वाले बोलते हैं कि ये आपको पढ़ना है, इस तरह से पढ़ना है। मैं किसी का न तो कोई विरोध करता, न किसी का समर्थन करता। मैं तो जिस तरीके से पढ़ करके मैंने सफलता प्राप्त की, जिस तरह से मैं फ्री फाइट किया है, वो आपको बताना चाहता हूँ। मैंने इस तरह से पढ़ा था। कोई प्रश्न मैंने पढ़ा, प्रश्न पढ़ने के बाद जितने प्रश्न वहाँ से उठा सका मैंने उठाए और उन्हें याद करने का प्रयास किया। आप ऐसा करके देखिए, अच्छा लगेगा आपको भी, और जीके में आपकी कवरेज बढ़ेगी। तो चलिए, तो जीके की बात होगी, इस तरह से आपको पढ़ना है। इसके बाद अगर आपको कोई समस्या है तो जो नीचे नंबर दिए हुए हैं उस पर आप मुझे व्हाट्सअप करें या कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं। चलिए साथियों, मैं यहाँ पर रीजनिंग की बात कर लेता हूँ। मैं बात कर रहा था रीजनिंग की, मेंटल एबिलिटी की। तो मेंटल एबिलिटी मुझे कहीं से सिलेबस आया था, उन्होंने सिलेबस में दिया कि सिलेबस में एनालॉजी आएगा, डिस्क्रिप्शन आएगा, रिलेशनशिप आएगी, एनालॉजी ऑफ लॉजिकल थिंकिंग्स आएंगी। तो ये 4 टॉपिक आएंगे। तो 4 टॉपिक में रीजनिंग कंप्लीट हो जाती है क्या? जी नहीं, हाँ हो जाती है। उन्होंने बेसिक दिया हुआ है, इनके पार्टीशन जो हैं वो नहीं दिए, क्योंकि वो प्रश्न पे घुमाएंगे कैसे अगर क्लियर कर देंगे। तो इनके अंतर्गत लेकर के अपन इन टॉपिक्स को यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए
पहला प्रश्न है सादृश्यता। सादृश्यता का मतलब होता है समान दिखने वाले। एक माता के 4 पुत्र हैं, चारों समान दिख रहे हैं, लेकिन उनसे कहा जाए कि इनमें से अलग कौन सा है, फिर पता लगता है एक की शादी हो रही है, 3 कुंवार हैं, ऐसे अलग निकालने होते हैं। फिर एक माँ की 4 पुत्रियां हैं, बोलो इन 4 में से एक अलग कौन सी है, पता लगता है कि 3 सही है और एक की पैर टूटा हुआ है, ऐसे अलग निकालने होते हैं। दिखती सेम है, बहनें सेम दिखेगी, भाई सेम दिखेंगे, ऐसे यहाँ पर चारों के चारों समान दिखते हैं, लेकिन एक अलग ढूंढना होता है। विजातीय बेमेल छांटना, यहाँ पर भी यही होता है, थोड़ा अलग है, ये थोड़ा अलग है, जब अपन टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पर क्लियर कर लेंगे। साथियों, विजातीय और बेमेल छांटना इस टॉपिक को और सादृश्यता वाले टॉपिक को अगर आप अच्छे से अच्छा समझना चाहते हैं तो गाइड में 3-4 पेज दिए हुए हैं, कंटेंट दी गई है, इसको ये कहते हैं, इसका ये, इसका वो, इसका है, वो पढ़ना ही पढ़ना है। समझने में तो 1-2 प्रश्न में समझ में आ जाता है, बाकी तो फिर आप कितना माइंड में फीड करते हो उस पर डिपेंड करता है। वर्णमाला की बात करें तो मैंने टॉपिक चला रखा है, वर्णमाला चल रहा है अपना, तो पहले वर्णमाला पढ़ेंगे। वर्णमाला पढ़ने के बाद इनका जो कर्म परीक्षण आता है कि कौन सा लेटर कितने नंबर पर है, इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग भी इसी के अंतर्गत आता है, कोडिंग डिकोडिंग भी इसी में आएगा। व्यवस्था कर्म परीक्षण है, सीटिंग अरेंजमेंट्स को बोलते हैं, बैठने की व्यवस्था जो है, किस तरह से गोल चेयर पे बैठे हैं, चौकोर चेयर पे बैठे हैं, साथ ही साथ एक कक्षा में 20 बच्चे हैं, मोहन का ऊपर से 5वां स्थान है, नीचे से 20वां स्थान, तो बताओ ऐसे इतने बच्चे हैं, इतना ऐसे करके आ जाएगा। इन दोनों के बीच में इतने बच्चे हैं, दोनों के बीच में कितने बच्चे होंगे, स्थान बदल लेते हैं, बहुत सारे प्रश्न आपको यहाँ से मिलेंगे, वो भी आपको पूरे करवाएंगे। ब्लड रिलेशन की बात की जाएंगी, रक्त संबंधता की बात की जाएंगे, मेरी मम्मी के पिता के, पापा के, नाना के, मामा के, बुआ के, लड़के के, लड़की के, बच्चे के बच्चा, वो रामायण यहाँ पर अपन देखेंगे पूरी की पूरी। दिशा ज्ञान परीक्षण की बात करेंगे, मोहन जो उत्तर में जा रहा था, दक्षिण में जा रहा था, बाएं मुड़ गया, दाएं मुड़ गया, इतना कौन ले लिया, उतना कर लिया, सारे रामायण यहाँ पर देखेंगे। वेन आरेख जो होगा तो यहाँ पर आकृतियाँ दी जाती हैं, त्रिभुज हैं, आयत हैं, वृत्त हैं, कहा जाता है कि बताइए ऐसे चोर कितने जो डॉक्टर हैं, ऐसे डॉक्टर कितने जो चोर हैं, ऐसे मास्टर कितने जो निकम्मे हैं, ऐसे निकम्मे कौन है जो मास्टर हैं, ऐसे प्रश्न आपसे यहाँ किए जाएंगे। ऐसे रामजादे कौन है जो कुत्ते हैं, ऐसे कुत्ते कौन है जो रामजादे हैं। तार्किक योग्यता की बात की जाएंगी, यहाँ पर कुछ पक्षी हैं जो कबूतर हैं, कुछ कबूतर हैं जो मनुष्य हैं, कुछ मनुष्य हैं जो कबूतर हैं, वो यहाँ पर बात की जाती है, कुछ कुछ करके तार्किक योग्यता पर निकाली जाती है, गोले गोले बना करके। घन घना पासा की बात की जाती है, यहाँ पर ये बहुत छोटा टॉपिक है, यहाँ पर समझने में 1 मिनट लगता है, 1 मिनट तो नहीं कह सकते अपन, लेकिन एक क्लास लगती है, उस क्लास में बच्चे से क्लियर कर सकते हो। घड़ी और कैलेंडर हैं, ज़्यादातर मेंटल के बच्चे इन चीज़ों से डरते हैं, घड़ी कैलेंडर सर इसमें क्या होता है, तो समझ में नहीं बैठता। अरे एक बार पढ़ के देखना, समझ में अपने आप बैठ जाएगा। घड़ी में तो घड़ी से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, कितने डिग्री एंगल बनाते हैं, कितना समय हो रहा है, पानी में देखने के बाद कितना समय दिखेगा, धूप में की छाया में देखने के बाद कितना दिखेगा, कांच में कितना दिखता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। कैलेंडर में कौन सा वर्ष जो है, जैसे मान लो 2020 है, किसके समान है, या 2019 किसके समान रहा, या किस महीने में कितने दिन हैं। मान लो कि जैसे मान लो 15 अगस्त, पिछला 15 अगस्त बुधवार का, तो अगला 15 अगस्त किसको आएगा, या 3 मार्च को कितना वार है तो 5 मार्च को कितना वार होगा, ये चीज़ें यहाँ पर निकाली जाती हैं। साथ ही साथ बर्थडे के प्रश्न भी आते हैं। मोहन कहता है कि सुनीता का बर्थडे 17 से 20 के बीच आता है, अनिता कहती है 19 से 22 के बीच आता है, तो बताओ कब आएगा, चीज़ें भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। श्रृंखला परीक्षण की बात की जाएंगे तो श्रृंखला यहाँ पर बनाई जाती हैं, सीरीज एक चलती है, उसमें पीछे के वर्ड मिसिंग होते हैं, बीच के वर्ड मिसिंग होते हैं, मिसिंग लेटर्स को सर्च करना होता है। आकृतियाँ गणना की जाती है, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर एक चौका बना लेता हूँ, इसको काट देता, पहले तो मैं कहता हूँ बताओ कितने आयत हैं, फिर आप कहेंगे सर 1, मैं इसको ऐसे काट देता हूँ, बताओ सर कितने हैं, फिर आप कहेंगे सर 5, कोई कहेंगे 7, कोई कहेंगे 8, फिर इनकी काउंटिंग करनी होती है, वो यहाँ पर आकृति परीक्षण में आकृतियों की गणना में आ जाता है। साथ ही साथ मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स में ऐसे लिखा होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 5, यहाँ पे लिखा हुआ है 3, यहाँ पे लिखा हुआ है 9, यहाँ पर खाली जगह दी गई है, बताओ यहाँ पर कितना आएगा, तो फिर इनका योग करके लिखा हो सकता है, या गुणा करके लिखा सकते हैं, या फिर घटा करके लिख सकते हैं, या व्यवस्था के हिसाब जैसे भी वहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट बैठता है अपने हिसाब से, जो मैट्रिक्स जो क्लियर करती है वो चीज़ वहाँ पर दी जाती हैं। ये आपकी रीजनिंग है। सर आपने 1 मिनट, चलिए साथियों अपन लोगों ने बात कर ली थी जीके, रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड की बात कर ली थी। इसके बाद लैंग्वेजेस का नंबर आता है। लैंग्वेजेस जो दी गई हैं यहाँ पर अपने 3 भाषाएं दी गई हैं, 3 भाषा हैं, इंग्लिश है, हिंदी है और संस्कृत है। हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। यहाँ पे जो इंग्लिश है ये अनिवार्य है, सभी को करना है, पेपर चाहे इंग्लिश का हो, पेपर चाहे संस्कृत माध्यम का हो, चाहे पेपर हिंदी माध्यम का हो, दोनों माध्यम के लिए अंग्रेजी अनिवार्य है। अंग्रेजी का पेपर सबको देना है। अंग्रेजी के इसके कितने प्रश्न आते हैं? 20 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 20 प्रश्न यहाँ पर आते हैं। तो देखिए अंग्रेजी जो है सबके लिए अनिवार्य है। अंग्रेजी के टॉपिक कौन कौन से? टेंस है, डरो मत टेंस के नाम से, टेंस है, हाँ टेंस है, सिनम्स है, उसके बाद ये कॉम्प्रिहेंसिव है,
स्पोर्टिंग एरर है, नरेशन है, प्रीपोजिशन है, आर्टिकल्स हैं, कनेक्टिव्स हैं, उसके बाद करेक्शन ऑफ सेंटेंस है, उसके बाद काइंड ऑफ सेंटेंस है और सेंटेंस कंप्लीटेशन है। देखो यहाँ पर एक चीज़ है, सेंटेंस से कितने टॉपिक हैं, 3 टॉपिक सेंटेंस से दिए हुए हैं। तो आपको सेंटेंस अच्छे से पढ़ने हैं, यानी वाक्य जो हैं वाक्य को अच्छी तरह से समझ लेना है। जी हाँ, आपको मेरा प्रयास है अंग्रेजी वाले सर से बहुत जल्दी आपको मिला दिया जाएगा, उनके वीडियोस जल्दी अपलोड कर देंगे। जो इंग्लिश में देखिए आप यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं, करेक्शन ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य की शुद्धियाँ, काइंड ऑफ सेंटेंस यानी वाक्यों के प्रकार, और सेंटेंस कंप्लीटेशन यानी सेंटेंस का निर्माण, वाक्य का बनाना, वाक्य किस प्रकार बनाते हैं, ये चीज़ यहाँ पर आ जाती हैं। कनेक्टिव्स जो वाक्यों को जोड़ते हैं, आर्टिकल आप जानते हो, प्रीपोजिशन आप जानते हो, ऑन द ऐसे करके आते हैं जो, नरेशन आप जानते हो, स्पोर्टिंग एरर यानी वाक्य में आपको क्या है, एक वाक्य 4 हिस्सों में 5 हिस्सों में कटा हुआ मिलेगा, उसमें से एक हिस्सा गलत होगा, वो कौन सा हिस्सा है वो आपको छांटना होता है, ये यहाँ पर आ जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव आई जाएंगे यहाँ पर, जिसमें आपको मिल जाते हैं सिनम्स मिल जाते हैं, टेंस आप जानते ही हो, अच्छे बच्चे हो, जिद नहीं करते, मैं भी कम जानता हूँ, ठीक है। आगे बात करते हैं हिंदी की और संस्कृत की। ये दोनों जो हैं आपको अथवा में मिलती हैं, या तो आप हिंदी करेंगे या फिर संस्कृत करेंगे, दोनों के कितने कितने प्रश्न आते हैं, 30-30 प्रश्न आते हैं। अगर आप हिंदी माध्यम से दे रहे हो तो आप हिंदी करोगे, संस्कृत माध्यम वाले संस्कृत करोगे। तो हिंदी में देखिए साथियों, आप लोगों को शब्द ज्ञान जो है, शब्दों का ज्ञान आपको है नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा पूरा पूरा वाक्य विचार, यहाँ पर आ जाएगा। शब्दों के ज्ञान में क्या क्या आता है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण यहाँ पर आ जाते हैं। संज्ञा किन्हें कहते हैं वो यहाँ पर आ जाएगा, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण विशेष से आ जाएंगे। उसके बाद वाक्य का निर्माण होता है तो वाक्य विचार आ जाएगा। तो सारे वाक्य यहाँ पर पढ़ने मिलेंगे आपको, कौन कौन से वाक्य हैं, प्रश्नवाचक है, नकारात्मक है, सकारात्मक, सारे यहाँ पढ़ने पड़ेंगे। शुद्धिकरण, शब्दों का और वाक्यों का शुद्धिकरण, जैसे हमारे यहाँ शुद्ध गाय का घी मिलता है, वाक्य है उसमें शुद्ध क्या करना है, तो उसमें क्या है, वाक्य गलत है सही है पहचान करनी है। हमारे यहाँ शुद्ध गाय का नहीं, हमारे यहाँ गाय का शुद्ध घी मिलता है, ऐसे होता है। यहाँ पर शब्दों में लिखा होता है, जैसे मनन मनन, कमल कमल, ऐसे सब लिखा होता है। जैसे वो यहाँ पर आता है युग्म शब्द आते हैं ना, वो अलग अलग उनके अर्थ निकलते हैं। ऐसे यहाँ पर शब्द में भी कभी कभार गलतियाँ हो जाती है, जैसे अपन सौंदर्य वगैरह लिखते हैं, श्रृंगार वगैरह लिखते हैं, उनमें गलतियाँ हो जाती है। कृष्ण लिखते हैं, कृष्णा लिखते हैं। संधि जो है आप जानते हैं, 2 शब्दों के मेल से विकार उत्पन्न होता है, अच्छे बच्चे हो। समास, इनको मिलान करते हैं, मिलान आकर इनको अलग करते हैं तो बीच में कारक आ जाता है, वो कहलाता है। उपसर्ग जानते हैं, शब्दों के पहले जुड़ते हैं। प्रत्यय जानते हैं, शब्दों के पीछे जुड़ते हैं। उपसर्ग शब्दों के पहले जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन या शब्द के अर्थ में वृद्धि कर देता है, उपसर्ग कहलाते हैं। प्रत्यय शब्दों के पीछे जुड़कर शब्दों में परिवर्तन या फिर परिवर्तन कर लेते हैं या शब्दों का अर्थ बदल देते हैं, तो फिर क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द लेकिन सार्थक शब्द होना चाहिए। स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है जो, मतलब मैं को नकटो मास्टर डेटो। दूसरी चीज, युग्म शब्द क्या है, 2 शब्द एक जैसे यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, वारी वारी। पर्यायवाची क्या है, जैसे सूर्य के, मुझे तो सूर्य के याद है। विलोम शब्द क्या है, दूसरे के अपोजिट यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये जो आपको टॉपिक दिए हुए हैं 8 से 11 तक के 1, 2, 3 और 4 टॉपिक हैं, इनको अध्यापक जी के पढ़ाने का इंतजार मत करना, इनको आप गाइड से पढ़ने का प्रयास करना, किताब से पढ़ने का प्रयास करना। अगर आप लोगों के पास गाइड वगैरह नहीं है तो कक्षा 11th और 10th के बीच में, 9th 10th 11th 12th के बीच में गाइड आती है हिंदी की ग्रामर के नाम से, बहुत शानदार गाइड आती है। हमने भी जब तैयारी करी थी रीट की तब वही पढ़ी थी, आप उसमें से पढ़ सकते हैं, अच्छा मटेरियल वहाँ पर दिया होता है। पढ़ाएंगे मार साहब तो बता देंगे आपको, भाई वाक्यांश के लिए ऐसे ऐसे हो गया, बाकी को आप याद करो। युग्म शब्द बेटा ऐसे ऐसे होते हैं, बाकी को याद करो। पर्यायवाची के लिए बेटा ऐसे ऐसे होता है, बाकी याद करो। विलोम के लिए ये है बेटा, बाकी याद करो। तो उस समय आपसे सर कहेंगे बेटा बाकी याद कर दो, पहले ही बाकी याद कर लो ना, तो सर के कहने की जरूरत ही नहीं पड़े, अपना सिलेबस अपना कंप्लीट हो जाएगा। इन चीज़ों को अपन याद कर लेंगे। संस्कृत के मैडम आपको पढ़ा ही रहे हैं, आज से वीडियो आने शुरू हो जाएंगे। स्वर हैं, व्यंजन हैं, उच्चारण स्थान है, तीनों को तो यहाँ पर मैडम आपको माहेश्वर सूत्र की सहायता से पढ़ा देंगे। माहेश्वर सूत्र जो होते हैं वो भगवान शिव ने तांडव नृत्य करते समय जब अपना डमरू बजाया था, अ ई ऊ ण री री क य व ग य व च ह य रट लण जब य दस खप चट त खप चट तव कप य सस सर हल बजाया था उन्होंने, पूरा याद नहीं है लेकिन ऐसे बजाया था समथिंग समथिंग। तो उसके आधार पर मैडम आपको पूरा याद करा देंगे, स्वर का पूरा ज्ञान, व्यंजन का पूरा ज्ञान, उच्चारण स्थान का पूरा ज्ञान। आपको विसर्जन नाम कंठ वाले जो आते हैं ना उच्चारण स्थान होते हैं। उपसर्ग जो होंगे शब्दों के आगे जुड़ जाएंगे वही उपसर्ग। प्रत्यय क्या होंगे, शब्दों के पीछे जुड़ जाएंगे वही प्रत्यय। संधि क्या, वही हिंदी वाली संधि। वचन क्या है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन।
जबकि हिंदी में क्या होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कारक और विभक्तियाँ आ जाएंगे सारे के सारे, कर्ता ने कर्म को कर्ण से। शब्द रूप जो है यहाँ पर देखिए, शब्द रूप तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर अकारांत दिए हुए केवल वे एक शब्द जिनके पीछे अ आता है। अकारांत स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दिए गए हैं। इकारांत होते हैं, अकारांत होते हैं, उकारांत होते हैं, एकारांत होते हैं, बहुत सारे अंत होते हैं, अतः हैं, लेकिन यहाँ पर कंटेंट फिक्स दी गई है ताकि आप लोग कवर कर सकें। धातु रूप जो दिए गए हैं, लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार दिए गए हैं। वैसे लकार 10 होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 3 ही दिए ताकि आप उनको जल्दी से याद कर पाए। साथियों, ये आपके बीच सिलेबस पूरा हो चुका है। मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, अगर आप समय का मैनेजमेंट अच्छे से करते हैं, सिलेबस को समझने का प्रयास करते हैं, जो आप पढ़ रहे हैं उसे अच्छे मन से, दिल से पढ़ने का प्रयास करते हैं, और सिलेक्शन का आधार बनने वाली चीज़ें यही हैं। मैंने फिर कहा है, यहाँ पर 5 सब्जेक्ट आपके बनते हैं, 5 को बराबर समय देने का प्रयास करें, 5 को बिल्कुल इक्वल टाइमिंग देने का प्रयास आप करेंगे तो आप बेनिफिट में रहेंगे। अगर आप इनको इक्वल टाइमिंग नहीं देते हैं तो फिर नुकसान आपका होगा। ठीक है, एक बार फिर कह देता हूँ, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए और समय को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाई करनी है। 45 दिन नहीं मान करके केवल 30 दिन मानने हैं। सिलेबस को अपन को, जीके को ही सब कुछ नहीं मान करके सबको सब कुछ मानना है। जीके को भी उतना ही महत्व देना है जितना अपन अन्य चीज़ों को देंगे। इन सबको याद रख के अगर आप पढ़ोगे तो आप लोगों की जीत अवश्य होगी, आपको हाथ नहीं लगेगी, आप जीतेंगे ज़रूर। एक चीज़ और है साथियों, कि जब तैरती हुई नाव होती है तो उस पर बैठने वाले 1000 मिल जाते हैं, लेकिन डूबती हुई नाव को खुद चलाने वाला नाविक भी छोड़कर भाग जाता है। अगर आप पढ़ते हो, सफल होते हो, एग्जाम फाइट करते हो, तो बहुत सारे कोचिंग वाले कहेंगे इस बच्चे का सिलेक्शन हमने करवाया है, लेकिन आप किसी की कोचिंग में पढ़ के फेल हो जाते हो, सिलेक्शन नहीं, तो कहेंगे पढ़ा होगा, हमें नहीं पता। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप अभी हार गए, अरे गणों सिलेबस से कहाँ तक पढ़ूँ यार, तो फिर हार गए और आपने सोच लिया अरे बहुत छोटा है, मैं इसे कर सकता हूँ, यस आई विल डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ, तो बिल्कुल आप इसे कर सकते हो। थैंक यू। सिलेक्शन के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा टॉपिक वाइज पूरा का पूरा, और मास्टर का काम तो पढ़ाने का 20-25 मिनट 50 मिनट पढ़ा के मास्टर तो फ्री, लेकिन अभ्यास तो हमें करना है, पेपर हमें देना है, प्री BSTC फाइट हमें करनी है, नौकरी हमें करनी है, सिलेक्शन तो हमें देना है ना, तो पढ़ना हमें। हमें का मतलब जो स्टूडेंट है जो पेपर में पार्टिसिपेट करेंगे। इतना हो गया। चलिए साथियों, अगर इसके बाद में आपको कोई डाउट है तो जो व्हाट्सएप पे जो नीचे नंबर दिए हुए हैं यहाँ पर, उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो भी सूचना आपको चाहिए 24 घंटे अवेलेबल है। दिनेश कहार समर्पित। जी हाँ, अब मैं जो मेरा टॉपिक है उसके बारे में बात करूँगा, जो अगले वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, पसंद आए तो लाइक करें, नहीं आवे तो नकार दें। यूट्यूब पे बहुत सारे मास्टर मिल जाएंगे आपको कि नहीं और से पढ़े, मैं कोई दबाव नहीं डालूंगा आप पर। एक चीज़, अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो आपको मिलते रहें। और एक चीज़, हाँ, वीडियो शेयर करने का मकसद ये है कि उन व्यक्तियों तक आपका मेरा वीडियो पहुंच जाए कि जो लोग तैयारी नहीं कर पा रहे या उनके पास मेरे से कुछ सीखने की है, मेरे से कुछ सीख सकते हैं, तो उन तक इनको ज़रूर पहुँचाए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ, जो भी आप माने, मेरा नम्र निवेदन है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।